नमस्कार मित्रों, मैं भागचंद बिजारनिया विज्ञान की इस श्रृंखला में जागृति परिवार की ओर से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमने विज्ञान में बहुत प्रकार के चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करा। आज हम कुछ मेजरमेंट मापन से संबंधित बहुत प्रकार की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। होता क्या है वास्तव में, अपन किसी भी सिटी में गए, जैसे सपोज करो आप जहाँ भी रह रहे हो बढ़िया सुरक्षित हो सभी लोग, है ना। यदि घर वालों ने आपको कोई क्वांटिटी कोई सामान लाने के लिए भेज दिया कि बेटा मार्केट में जाओ और 2 किलो चीनी लेके आओ, तो होगा क्या, आप जिस शॉप पे गए हो, जिस सिटी में आप हो, वहाँ का 2 किलोग्राम आपको दुकानदार तोल के देगा। वो सेम 2 किलोग्राम यदि आप किसी दूसरी सिटी में जाके और वहाँ पे उसको यदि आप मेजर करवाओगे, उसके बारे में उसको बोलोगे कि भैया कितना है, उसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कांटे से या फिर आप ऐसे समझ सकते हो तराजू में रख के तोलोगे, तो वो 2 किलोग्राम ही रहेगा, भले आप किसी भी सिटी में हो। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही होना चाहिए वास्तव में, नहीं तो मिसमैचिंग हो जाएगी बहुत प्रकार के लोगों के बीच में और लड़ाई झगड़े और बहुत प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाएंगे। दूसरे प्रकार की चीज बताता हूं, देखो, जैसे सपोज करो आप लोग कोई अपना खुद का शर्ट का कपड़ा या किसी भी प्रकार का कोई कपड़ा किसी शॉप पे जाके उसे कटवाते हो कि भैया मुझे 2.5 मीटर कपड़ा देना, मुझे शर्ट बनानी है। अब वो दुकानदार क्या करेगा, आपको 2.5 मीटर कपड़ा काट के देगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? उसी 2.5 मीटर कपड़े को आप टेलर के पास लेके जाओगे तो टेलर भी बोलेगा कि भैया 2.5 मीटर ही है। कहने का मतलब, आपके दिमाग में जितने जितने प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं कि यार यहाँ का 1 किलोग्राम श्रीलंका में भी 1 किलोग्राम होता है क्या, तो मेरे कहने का ये मतलब है क्या कि बहुत सारे राष्ट्रों ने मिलकर कुछ ऐसा करा होगा कि अपने बीच में किसी भी प्रकार की कोई मिसमैचिंग नहीं हो, तो अपन एक अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय मापक पद्धति तैयार कर लेते हैं, या कोई अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति बोल सकते हो आप, वो तैयार कर लेते हैं, जिससे क्या ये मिसमैचिंग रुक जाएगी कि अपना 2 किलोग्राम श्रीलंका में भी 2 किलोग्राम ही रहेगा, अपना 2.5 मीटर श्रीलंका में भी 2.5 मीटर ही रहेगा। तो ऐसा अपन कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम को। उस वाली पद्धति को कुछ ही समय बाद में अपन ऐसा ही पद्धति नाम देने वाले हैं। तो देखो, जो इतिहास है वो आप लोगों को क्या कहता है, क्या होता होगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो अपनी जिंदगी जिया करते थे, तो खुदाई में प्राप्त उनके अवशेषों से ऐसा प्रमाणित होता है कि वास्तव में वो भी कुछ ना कुछ मापन सिस्टम का प्रयोग करते होंगे। समझ रहे हो ना बात को? या फिर जैसे सपोज करो, मैं एक नॉर्मल सी बात बताता हूं। यहाँ से कोहनी से लेके ये जो आप लोगों की मिडल फिंगर है सबसे लंबी वाली, इस तक की लंबाई को एक हाथ कहा जाता है। ऐसा प्राचीन समय में मिस्र के लोग काम में लिया करते थे कि ये जो मेजरमेंट है ये एक हाथ के बराबर होगा, और बहुत सारे और भी देश उसको फॉलो करते थे। समझ रहे हो ना बात को? तो ये कोहनी से लेके और अंगुली तक की लंबाई को हाथ काम में लेते थे प्राचीन मिस्र के लोग। अब हुआ क्या, देखो, किसी का हाथ बड़ा किसी का हाथ छोटा, तो फिर मिसमैचिंग हो गई। तो ये वाली पद्धति भी समय के साथ साथ क्या हो गई, फेल हो गई। फिर क्या हुआ, आपने सुना होगा किसी बड़े बुजुर्गों से क्या कि कदमों से, पैरों के कदमों से लंबाई का मेजरमेंट कर लेते थे वो लोग, खुद के अपने खेतों का मेजरमेंट कर लेते थे क्या कि मेरे खेत की लंबाई इतने कदम है। और ऐसा सर्वप्रथम रोम वासियों ने करा था। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और प्राचीन समय में ऐसा ऐसा बहुत प्रकार के और भी कंट्री फॉलो कर रहे थे। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छे से आप लोग कैच कर पा रहे हो ना? अब देखो क्या हुआ था, सबसे पहली बार विश्वव्यापी स्तर पर सन 1790 में फ्रांसीसियों ने एक पद्धति को जन्म दिया था। 1790 की बात है। फ्रांसीसियों ने एक पद्धति को जन्म दिया जिसको बोला जाता था मीट्री पद्धति। क्या कहा जाता था? मीट्री पद्धति। लेकिन समय के साथ साथ ये वाली मात्रक या मानक पद्धति भी क्या हो गई, फेल हो गई। तो देखो हुआ क्या, बहुत प्रकार की भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों के बारे में अब अपन चर्चाएं करने वाले हैं।
और उन राशियों का मापन किन किन पद्धतियों को आधार मानकर करा जाता है, ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। तो बड़े ध्यान से देखना। क्या यदि आप लोगों को मैं सबसे पहले ऐसे कहूं कि भैया कोई क्वांटिटी क्या होती है, कोई राशि क्या होती है, इसके बारे में तो जरा मेरे को बताओ। क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब हो गया, राशि का मतलब ये हो गया कि जिसको अपन मेजर कर सके, माप सके, जो गणितीय संख्याओं के रूप में हो, उसको अपन क्वांटिटी बोल सकते हैं, राशि बोल सकते हैं, है ना। कि कितने कप, 2 कप, तो 2 अपने पास कोई क्वांटिटी आ गई, समझ रहे हो ना। जनसंख्या, कितनी जनसंख्या, इतनी जनसंख्या, तो कुछ गणितीय क्रियाएं आई, तो उसको आप लोग राशि बोल सकते हो। प्रतिशत, कितना प्रतिशत, इतना प्रतिशत, 70%। तो कहने का मतलब 70 कोई क्वांटिटी आई ना, तो जिसको मापा जा सके आसानी से, उसको राशि कहा जाता है। और भौतिक विज्ञान में ऐसी राशियों को क्या बोलेंगे अपन, भौतिक राशियां। क्या बोलेंगे, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां, बहुत प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज। इन फिजिकल क्वांटिटियों को, भौतिक राशियों को अपन 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक तो उनके मात्रक या मापन के आधार पर, और दूसरा दिशा तथा परिमाण के आधार पर। 2 प्रकार से बांटेंगे। देखो ऐसे ऐसे इन भौतिक राशियों को एक तरीके से मैंने बांट दिया मात्रक या मापन के आधार पर, और दूसरा दिशा व परिमाण के आधार पर। बहुत अच्छे से कैच करना आप सभी लोग, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। अब देखो, मात्रक या मापन के आधार पर ये जो राशियां होती है वो कुल 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की लेंगे अपन, 3 प्रकार की राशियां। देखो, पहले प्रकार की जो राशि होती है ना, उसको बोला जाता है फंडामेंटल या बेस यूनिट, मूल जो भौतिक राशि होती है, समझ रहे हो ना। दूसरे प्रकार की राशि होगी जिसको कहा जाता है ड्राइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न राशियां। और तीसरे प्रकार की जो राशि होती है उसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसको आप पूरक राशियां भी कह सकते हो। तो 3 प्रकार से अपन ने इनको क्लासिफाई करा। 3 प्रकार से क्लासिफाई करने का क्या मतलब हुआ, देखो, मूल राशि क्या होगी, वो किसी दूसरे पर कभी भी निर्भर नहीं रहेगी, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती है। ऐसी राशियों को मूल राशियां कहा जाता है। और मूल भौतिक राशियों की संख्या कुल 7 है। कितनी है, 7। इनके बारे में अभी अपन चर्चाएं करने वाले हैं। दूसरा, व्युत्पन्न राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न हो, उनको अपन क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशियां बोलेंगे। ऐसी व्युत्पन्न राशियों की संख्या बहुत है, अनगिनत। भौतिक विज्ञान में बहुत प्रकार की व्युत्पन्न राशियां काम में ली जाती है। तीसरे प्रकार की जो भौतिक राशि है, अपन ने उसको कहा पूरक भौतिक राशियां। ये 2 प्रकार की होती है आप लोगों की, है ना। इसमें कुल कितनी आएगी, 2 आएगी। आप लोगों ने नाम सुना होगा प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, नाम सुना है ना, समतल कोण और ठोस कोण या घन कोण, आप लोग इसको बोल सकते हो। ऐसे ऐसे 2 प्रकार की चीजें अपन काम में लेंगे इसमें पूरक राशियों के अंदर। यदि भौतिक राशियों के प्रकार में दिशा व परिमाण की यदि अपन बात करें, तो ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की। एक प्रकार की राशियों को कहा जाता है अदिश राशियां, और दूसरे प्रकार की राशियों को कहा जाता है सदिश राशियां। इनको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज, और इनको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज। दिश का मतलब दिशा, डायरेक्शन, लेकिन जिसकी कोई दिशा नहीं हो। इसका मतलब क्या, दिशा और परिमाण के आधार पर भी तो बांटा था अपन ने। ऐसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, अदिश प्रकार की भौतिक राशियां। और ऐसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा भी हो, सदिश का मतलब दिशा भी हो और साथ में परिमाण भी हो, ये दोनों चीजें हो, उन वाली को बोला जाता है क्या, सदिश राशियां। इसमें एक चीज नहीं होगी और एक चीज होगी, इसमें दोनों की दोनों चीजें होगी, दिशा और परिमाण दोनों होगा। तो ऐसे ऐसे अपन ने क्या करा, बहुत प्रकार की भौतिक राशियों का क्लासिफिकेशन करा। विज्ञान के बेसिक डेटा के अनुसार सभी प्रकार की अदिश राशियों का जोड़ बाकी गुणा भाग बीज गणितीय नियमों के अनुसार किया जाता है। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, बीज गणितीय नियमों के अनुसार किया जाता है। क्या करा आपने बीज गणितीय नियमों के अनुसार, इसका प्लस
माइनस इंटू डिवाइड, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बीजगणितीय नियमों के अनुसार करी जाती है अदिश प्रकार की राशियों में, है ना। और यदि आपको सदिश राशियों की बात करें और ऐसे पूछे कि सदिश राशियों में जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे होता है, कैसे ऐड करोगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, कैसे डिवाइड करोगे, तो ऐसे ध्यान में रखना कि जोड़ के त्रिभुज या चतुर्भुज नियम द्वारा, जोड़ के त्रिभुज या चतुर्भुज नियम द्वारा, इतना इतना ध्यान में रख लोगे ना। देखो प्यारे प्यारे दोस्तों, ऐसे बेसिक्स जो बातें होती है ना, वो आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए समय के साथ, है ना। मोस्टली पूछ ली जाती है, तो यदि आप इन सबको कवर कर लोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो बहुत प्रकार की राशियों को पढ़ने के बाद में डायरेक्टली अपन क्या कर लेते हैं, बहुत प्रकार की मात्रक या मापन पद्धतियों के बारे में अब चर्चाएं करते हैं कि मापन मेजरमेंट वास्तव में अपने को करना कैसे है। तो देखो देखो मेजरमेंट से रिलेटेड कहानी बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। कैसे कैसे ध्यान में रखना है, सबसे पहले मैं बहुत प्रकार की मात्रक या मापन पद्धतियां जो अपन काम में लेंगे उनका कुछ बेसिक्स आइडिया बता देता हूं आप लोगों को, वो आपके काम आएगा। कैसे आएगा, देखो एक प्रकार का अपने ऐसे नाम आएगा जिसको अपन ऐसे बोलेंगे CGS। अब देखो सबसे पहले जो भी मात्रक या मापन पद्धतियां बनी थी पहली बार, सर्वप्रथम इतिहास में पहली बार, तब केवल 3 मूल मात्रकों को आधार मानकर बनाई गई थी। मूल भौतिक राशियों की संख्या मैंने बताई थी ना आप लोगों को 7 होती है, उनमें से केवल सबसे पहली बार आप लोगों को ऐसे पूछ ले क्या कि मात्रक या मापन जो पद्धतियां हैं वो कितने मूल मात्रकों को आधार मानकर बनाई गई, 3 मूल मात्रकों को। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले जो पद्धतियां बनी उस समय मात्रकों की संख्या कहीं ना कहीं 3 ही होती होगी। इसके बारे में भी थोड़ा सा उसका इतिहास अपन अभी जानेंगे। तो एक नाम आएगा आप लोगों के ऐसे CGS। सी का मतलब हो गया क्या, सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, इतनी इतनी अंग्रेजी तो कर लोगे आप लोग कवर। जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। अब आप लोगों की समझ में आ जाएगा कुछ ही देर बाद में कि अपन ने इसको ऐसा क्यों लिखा। समझ रहे हो ना, ये तो आएगा ही आएगा समझ में, साथ में ऐसे भी पता चल जाएगा कि इनको आधार मानकर कैसे अपन मूल मात्रक लर्न करें, कैसे याद करें। समझ रहे हो ना बात आप लोग, है ना। इस CGS पद्धति को आप लोग, इसके कई उपनाम है, देखो इसको आप लोग ये गौजियन पद्धति, गौशियन पद्धति कहा जाता है, गौशियन पद्धति भी बोल सकते हो। इसको आप लोग डेसिमल पद्धति भी बोल सकते हो, दशमलव प्रणाली, डेसिमल पद्धति, या इसको आप लोग फ्रेंच पद्धति भी कह सकते हो। कौन सी, फ्रेंच पद्धति। तो ऐसे ऐसे उपनाम मेरे कहने से ध्यान में रखना, आप लोग रख लोगे ना। दूसरे प्रकार की मात्रक या मापन पद्धति की यदि अपन बात करें तो उसको कहा जाता है MKS। और MKS से क्या बना, MKS से बना, M का मतलब यहाँ सेंटीमीटर था उसका बड़ा क्या बन जाएगा, मीटर। यहाँ ग्राम था उसका बड़ा क्या बनेगा, किलोग्राम। समझ रहे हो ना बात को। और यहाँ सेकंड था S का, तो यहाँ पे भी S का क्या होगा, सेकंड होगा। तो अपन ने मात्रक या मानक पद्धतियों जनरेट कैसे हुई ऐसे पता कर लिया। अब देखो क्या, इस वाली MKS पद्धति का भी एक उपनाम है, इसको कहा जाता है मीट्रिक पद्धति। कौन सी पद्धति बोलेंगे इसको, मीट्रिक पद्धति। ध्यान में रख लोगे ना, इतना सा बहुत सिंपल है। तीसरे प्रकार की मात्रक या मानक पद्धति की यदि अपन बात करें तो आप लोगों के ऐसे ऐसे नाम आएगा, FPS। और F का मतलब हो गया क्या, फीट। P का मतलब हो गया पाउंड। अभी जो जो नए नाम आ रहे हैं ना आपके आगे, उन सब के बारे में अपन चर्चाएं करने वाले हैं। और S का मतलब हो गया क्या, सेकंड। ऐसे ध्यान में रख लोगे ना। और इस प्रकार की जो पद्धति है FPS वाली, इसका जो उपनाम है ना, इसको कहा जाता है क्या, ब्रिटिश पद्धति। कौन सी पद्धति, ब्रिटिश पद्धति। ध्यान में रख लोगे ना। तो ये मैंने बहुत प्रकार की मात्रक या मापन पद्धतियों के बारे में बताया। जमाना आजकल संसार
इन सारी चीजों के एक मिश्रण का उपयोग करता है। पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में एक मेन कॉमन सबके लिए मात्रक या मापन पद्धति काम में ली जाती है और उस पद्धति को बोला जाता है एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, है ना। इंटरनेशनल सिस्टम, है ना, इसको ऐसा बोला जाता है क्या, इंटरनेशनल सिस्टम बन गया ना, ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। अब देखो अपन बहुत प्रकार की मूल मात्रकों के बारे में चर्चाएं करेंगे, उससे पहले आप लोगों को इन सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। समझ रहे हो ना बात को। मैं कुछ बेसिक्स बातें, बहुत अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। बहुत ही इजी और सिंपल सा कंटेंट है। देखो क्या मैं ऐसे कहना चाह रहा था क्या कि यदि आप लोगों को देखो नाम आ रहा है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, ऐसे पूछे क्या कि मात्रकों की या मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का क्या नाम है, तो एसआई पद्धति। और इस एसआई पद्धति को ही पढ़ेंगे अपन डिटेल, ये काम में ली जाएगी। भले आप अमेरिका चले जाओ, भले चाइना चले जाओ, भले श्रीलंका, भले हिंदुस्तान में कहीं पे भी, इस ऑल ओवर दी अर्थ पे किसी भी कंट्री में चले जाओ, अपन ऐसा ही पद्धति को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरा संसार ही इसको फॉलो करता है। और इस ऐसा ही पद्धति के अनुसार मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी है, 7 है। अब देखना 7 मूल हो गए, फिर 2 मैंने आप लोगों को पूरक मात्रकों के बारे में भी बताया था, उनके बारे में भी अपन चर्चाएं करेंगे। देखो बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से क्या, ये जो बहुत प्रकार के आप लोगों के नेम आए हैं ना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, उनका मैं बता देता हूं क्या। देखो इस मीट्रिक पद्धति की कहानी बताता हूं क्या। भारत में 1956 से इस मीट्रिक पद्धति की शुरुआत मानी जाती है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। कब से? 1956 से। और इस डेसिमल पद्धति का, डेसिमल का मतलब होता है, देखो इसको ऐसा लिखा जाता है डेसिमल, है ना। और डेसी का मतलब होता है 10, 10 का मतलब क्या, 10, तो इसको कहा जाता है दशमलव पद्धति। कौन सी पद्धति? दशमलव पद्धति। ध्यान में रख लोगे ना। इस दशमलव का मतलब होता है क्या, भले आपके मोबाइल का कीपैड मान लो 0 से 9 तक बटन होते हैं, या कैलकुलेटर के बटन मान लो 0 से 9 तक, टोटल कितनी संख्याएं होगी 0 से 9 तक, टोटल 10 हुई ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दशमलव पद्धति कहा जाता है। इस दशमलव पद्धति की शुरुआत भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1 अप्रैल 1957 से मानी गई है। कब से? 1 अप्रैल 1957 से। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। अब देखो क्या, इस दशमलव पद्धति का पूरे संसार में सबसे पहले इस कंट्री ने इस्तेमाल करा था। किसने? फ्रांस ने। आज जो अपन 1, 2, 5, 10, 15, 20 जीरो से लेके बहुत लाखों करोड़ों अरबों तक की संख्याएं जो सीख रहे हैं, जो चला रहे हैं ना, ये पद्धति सबसे पहले फ्रांस में शुरू हुई थी। कौन से कंट्री में? फ्रांस में। और भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई? 1 अप्रैल 1957 से। इस दशमलव पद्धति के यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले कि आविष्कार किसने करा, तब आप लोग बता देना क्या, वराहमिहिर ने। क्या बताओगे? दशमलव पद्धति का आविष्कार किसने करा? वराहमिहिर ने। यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले कि दशमलव पद्धति में जीरो का आविष्कार किसने करा, तब जीरो का आविष्कार तो भैया इसने करा था, ब्रह्मगुप्त ने। लेकिन इस जीरो पर सबसे पहले प्रयोग मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के लिए इसको सबसे पहले आर्यभट्ट ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था? आर्यभट्ट ने जोड़ा था। तो कहने का मतलब ये जो बेसिक सी बातें हैं वो भी आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है, पूछ ली जाती है बहुत बार। अब देखो क्या, अपन इस पद्धति को फॉलो करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक या मापन पद्धति कहा जाता है, एसआई सिस्टम। और इस एसआई पद्धति के अनुसार मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी है? 7। और पूरक मात्रकों की कुल संख्या कितनी है? 2, जो मैंने आप लोगों के भौतिक राशियों के क्लासिफिकेशन में बता दिया। अब देखो इस अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की यदि आप लोगों को बात करें, तब हमेशा ध्यान में रखना क्या, इस अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मेन मुख्यालय, कहने का मतलब क्या हुआ, अरे ऐसे ऐसे नाम आएंगे, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, तो कहने का मतलब ये चीजें इस धरती पे, इस धरती माता पर कहाँ है ये चीजें। तो जिस देश को इसका कार्यभार सौंपा गया है, कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति जिस देश के पास में है, उस देश का नाम है क्या? फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस। बहुत अच्छी सिटी है ना। हाँ, चलेंगे अपन सभी।
और इस पेरिस में एक जगह है, उस जगह का नाम है, देखो क्या, आप लोगों को ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, सेवरे या सेवरेस या सेवियर, ऐसा ऐसा कुछ नाम आएगा। कहने का मतलब जैसे क्या आप जिस सिटी में रहे हो उस सिटी के कोई पर्टिकुलर जगह के लिए पूछ ले, वैसे पेरिस में जगह का नाम है। इस जगह अपना जो अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन का जो कार्यालय है ना, वो कार्यालय स्थित है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इस स्थान पर सेवरेस या सेवियर नामक स्थान पर है ना। एक कांच के जार की बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और देखो होता क्या है वास्तव में, अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन की यदि अपन बात करें तो ये हर 4 से 6 साल में एक बार इसकी मीटिंग आयोजित करी जाती है। कहाँ पर होती है? पेरिस में होती है। वर्तमान समय में इसके 51 देश, जो 51 राष्ट्र है वो स्थायी सदस्य है। 51 देश जो है इसके स्थायी सदस्य हैं और 25 ऐसे हैं जो अस्थायी रूप से इसमें जोड़े गए हैं। समझ रहे हो ना बात को? तो ये थी मूल मात्रकों से संबंधित, मेजरमेंट से संबंधित कुछ बेसिक सी बातें जिनको आप लोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। सबसे पहली बार इस अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन की पहली बैठक सन 1960 में मानी जाती है, लेकिन 1960 में सारे के सारे प्रकार के मूल मात्रक इस मूल एसआई पद्धति में क्या नहीं हुए थे, ऐड नहीं हुए थे। तो उसके बाद में क्या हुआ, 1967 में फिर इनकी एक मीटिंग हुई थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। अब अपन एक और बात करेंगे कि इसके 4 साल बाद में फिर 1971 में कोई मूल मात्रक जोड़ा होगा। पहले कितने थे? शुरू में 3 थे, उसके बाद में 6 हुए और बाद में एक और मूल मात्रक जोड़ा था। कब? 1971 में। जो अंतिम मूल मात्रक के बारे में अपन पढ़ेंगे ना कंप्लीट 7, तब अंतिम के बारे में चर्चाएं करेंगे। वो 1971 में जोड़ा गया था पदार्थ की मात्रा और उसके लिए क्या, मोल। इन सब के बारे में अब अपन 1 बाय 1 चर्चाएं करते हैं। देखो आप लोग परेशान हो गए होंगे कि पता नहीं कहाँ भाग गए। कहीं नहीं है, हम सुरक्षित है। आप भी कोरोना के कारण खुद का ख्याल रखें और पढ़ाई निरंतर करते रहें। देखिए बहुत प्रकार के एसआई पद्धति को फॉलो करते हुए मूल मात्रकों के बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। मैं क्या कर देता हूं, एक अच्छा सा सिंपल सा एक डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम बोले तो इनको अपन क्लासिफाई कर लेते हैं ऐसे कॉलम के रूप में, बहुत प्रकार के कॉलम। सबसे पहले मैं नाम लिखूंगा। देखो क्या ये नाम आया था अभी आप लोगों के, है ना, सीजीएस बोल रहे थे या गोजियन या गोशियन पद्धति या डेसिमल या फ्रेंच पद्धति बोल रहे थे ना। ऐसे ही आप लोगों के एक नाम ये भी तो आया था MKS, है ना, मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसको आप लोग मीट्रिक पद्धति कह रहे थे, है ना। एक नाम ये भी तो आया था FPS, फीट पाउंड सेकेंड, जिसको आप ब्रिटिश पद्धति बोल रहे थे, है ना। तो 3 प्रकार की मात्रक या मापन पद्धतियों के बारे में चर्चाएं करेंगे। देखो भैया, इस पद्धति के समतुल्य लगभग इक्विवेलेंट, मतलब इसका जो सुधरा हुआ रूप है ना, उसी को अपन बोलते हैं एसआई पद्धति। कौन सी पद्धति? अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति। ध्यान में रख लोगे ना। तो कहने का मतलब जब मैं MKS की बात करूंगा तो एसआई उसमें पक्का आएगा। और इस एसआई पद्धति के अनुसार, इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी है? 7। तो 1 बाय 1 प्रोसेस से अब अपन कवर करते हैं। देखो क्या, मैं कुछ बोलूंगा, बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना और नोट्सों में मेंशन कर लेना। देखो क्या, सबसे पहले मूल मात्रक की अपन बात करेंगे। यहाँ पर मैं 1 नंबर करके मात्रक का नाम लिखूंगा। इस पद्धति में कैसे अपन उसको मेजर करेंगे, इस पद्धति में कैसे मेजर करेंगे और इस पद्धति में कैसे मेजर करेंगे, तो आप लोगों को मेरे कहने से 7 में से केवल 2 ही याद करने हैं। कितने? 2 का क्या मतलब हुआ? अरे मैं बताऊंगा तो पूरे 7, लेकिन रटना कुछ भी नहीं है। देखो वास्तव में मूल मात्रक कैसे पढ़े जाते हैं मैं बता रहा हूं। ये जो जितने भी प्रकार की मात्रक या मापन पद्धतियां हैं ना, इन सब का पहला वर्ड देखो, क्योंकि पहला ही तो पढ़ रहे हैं अपन मूल मात्रक। तो पहला वर्ड इसमें C, इसमें M और इसमें F आ रहा है ना। इस C का क्या मतलब बताया था अपन ने? सेंटीमीटर, M का मीटर और F का फीट। इसमें क्या मेजर करते हैं अपन? सेंटीमीटर, मीटर, इतना सेंटीमीटर। क्या मेजर करते हैं इसमें अपन?
आपके दिमाग में आ रहा होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहला मूल मात्रक क्या, लंबाई। बन गया ना अपने आप, अपन ने तो नहीं रटा, ये मात्रक या मानक पद्धतियां ध्यान में रखनी है केवल, है ना। अब आप लोग यहाँ पे देखो लंबाई का इस पद्धति के अनुसार किस में मेजर करोगे, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में मेजर करोगे ना, cm सेंटीमीटर कर देता हूं मैं, समझ जाओगे आप लोग। इसमें मीटर में और इसमें फीट में कर लोगे। दूसरा मूल मात्रक बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सभी मात्रक या मानक पद्धतियों का ये दूसरा वर्ड देख लो, ये वाला और ये वाला, GKP, ग्राम, किलोग्राम और पाउंड। इसमें क्या मेजर करते हो आप लोग, कितने किलो चीनी लेके आए, तो क्या उसका वो भार है क्या, भार है क्या। इस विज्ञान में कभी भी भार नहीं लिखते, उसका ऑल्टरनेट लिखते हैं दूसरा क्या, भार के साथ में एक चीज जुड़ेगी, अभी कुछ ही समय बाद में मैं बताऊंगा ऐसा क्यों करा जाता है। ऐसा एक रिलेशन आता है, W = mg, ऐसा पढ़ेंगे ना अपन, तब मैं बताऊंगा कि किसी चीज का भार नहीं लेके उसका द्रव्यमान क्यों लिया जाता है। तो दूसरा मूल मात्रक क्या, द्रव्यमान, मास, ये लेंथ, ये मास ध्यान में रख लोगे ना आप लोग। तो इस सीजीएस पद्धति के अनुसार ये दूसरा वर्ड देख लो किस में होगा, ये ग्राम में, एमकेएस के अनुसार किलोग्राम में और एफपीएस के अनुसार पाउंड में होगा, ये होगा ना। अब देखो तीसरा मूल मात्रक बनाएंगे अपन, अपने आप बन जाएगा, अपने को कुछ ही नहीं करना। देखो तीसरा मूल मात्रक बनाने के लिए तीनों मात्रक या मापन पद्धतियों का तीसरा वर्ड देख लेंगे अपन, एस, ट्रिपल एस, सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड और फीट पाउंड सेकेंड। तो सेकेंड आ रहा है, तो कहने का मतलब अब अपन इसमें क्या कर देंगे, सेकेंड में क्या मापोगे आप लोग, समय का ही तो मेजरमेंट करोगे ना। तो इसमें एस लिख दिया, इसमें भी एस लिख दिया और इसमें भी एस लिख दिया। अब देखो आपके सामने एक प्रकार की नई चीज निकल के आ गई क्या, यदि जिंदगी में कभी भी क्वेश्चन आ जाए क्या कि सीजीएस पद्धति को कितने मूल मात्रकों को आधार मानकर बनाया गया है, तो देखो मैं क्या करूंगा, देखो ये लो जी, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड बन गया ना अपने आप नाम। और ये किसके मापन है, लंबाई, द्रव्यमान और समय के। तो बता दोगे ना, तीन मूल मात्रकों को आधार मानकर बनाया गया है। और शुरू में ये तीन ही जुड़े होंगे जब बनाई थी बहुत प्रकार की मात्रक या मापन पद्धतियां, उन तीन के बाद में फिर और नए तीन आए होंगे, तब कुल मूल मात्रकों की संख्या 6 हो गई होगी और अंतिम मूल मात्रक 1971 में जोड़ा गया होगा। ऐसे ध्यान में रख लोगे ना आप लोग। आगे चले, देखिए ऐसे ही देखो एमकेएस पद्धति के लिए पूछे कि एमकेएस पद्धति को कितने मूल मात्रकों को आधार मानकर बनाया गया, तो इसका नाम देख लो, एमकेएस आ रहा है, अपन ने कुछ ही नहीं करा, अपने आप आ गया, है ना। मीटर किलोग्राम सेकेंड एमकेएस, और मीटर किसके लिए, लंबाई के लिए, किलोग्राम द्रव्यमान के लिए और सेकेंड समय के लिए। तो कितने मूल मात्रकों को आधार मानकर बनाया, तीन मूल मात्रकों को आधार मानकर बनाया। ऐसे यदि एफपीएस फीट पाउंड सेकेंड, ये भी कितने मूल मात्रकों को आधार मानकर बनाया गया, तीन मूल मात्रकों को आधार मानकर बनाया गया। तो अब आपके दिमाग में जितने प्रकार के क्वेश्चन आ रहे थे वो सारे कवर हो रहे होंगे, वो सारे कैच हो रहे होंगे कि मात्रक या मापन पद्धतियों को शुरू में जब बनाया गया था तब कितने मूल मात्रकों को आधार मानकर बनाया गया था, तीन मूल मात्रकों को आधार मानकर बनाया गया था। अब देखो अब क्या करना है, कहने का मतलब क्या, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो सर, मैंने लाइन इसलिए ड्रॉ करी है कि 7 मूल मात्रकों में से केवल आप लोगों को 2 के ध्यान में रखने हैं। अब जैसे सेकंड ऐसे चला था ना, वैसे किसी एक में ध्यान कर लेना, बाकी सबका सेम चलेगा मामला। कैसे, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, और इसको काय से डिनोटेट करा जाता है, आई से। आई का मतलब इंटेंसिटी ऑफ करंट, विद्युत धारा की तीव्रता, धारा की बहने की रफ्तार, गति, वेग या चाल। और धारा की चाल किसके चाल के बराबर होती है, पहली क्लास और इंट्रोडक्शन बाद में फर्स्ट वीडियो फर्स्ट चैप्टर का, है ना। धारा की चाल किसकी चाल के बराबर होगी, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है ना। और कितना होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखो इस विद्युत धारा का जो मापन करा जाता है ना, वो इसमें करा जाता है,
एम्पियर में, तो इसमें भी किस में होगा, एम्पियर में, ये भी किस में होगा, एम्पियर में। ध्यान में रख लोगे ना, अभी मैं इनका और डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, बहुत वर्णन। पांचवा मूल मात्रक बनाएंगे तापमान, ठीक है ना, और तापमान का किसमें करा जाता है, केल्विन, केल्विन और केल्विन, बता दोगे। छठे मूल मात्र की बात करेंगे तब आप लोगों को बताना है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ये ज्योति कौन आ गई, जो तीव्र है, ये किसी लड़की का नाम नहीं है। ज्योति का मतलब ज्वाला, लुमिनस, और तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है इसको, ज्योति तीव्रता, ज्वाला की तीव्रता, कितनी तेज है वो ज्वाला। और ज्योति तीव्रता का मापन किस में करा जाता है, कैंडेला, किस में करोगे, कैंडेला में। ये थोड़े बहुत अंग्रेजी के शब्द हैं, इनको शायद आप लोग कैच कर पा रहे हो, मैंने जानबूझकर अंग्रेजी भाषा में लिखा है, देखिए आप कितनी मेहनत करते हो, है ना, सब मोस्ट इंटेलिजेंट हो, कैच कर लोगे। सातवां और अंतिम मूल मात्रक जिसके बारे में मैं चर्चाएं कर रहा था आप लोगों को, शुरू में ये 3 जुड़े, उसके बाद में फिर 3 जुड़े, और ये सातवां और अंतिम मूल मात्रक 1971 में जुड़ा था। कब जुड़ा था, 1971, अपने नोट्सों में मेंशन करना। और ये जो मूल मात्रक था वो ये था पदार्थ की मात्रा। अब देखना भैया, यहाँ से लास्ट टाइम रेलवे एनटीपीसी में और आप लोगों के सीटेट में बहुत प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या, कि पदार्थ की मात्रा के लिए इसका मेजरमेंट किस में करेंगे अपन, इसमें करेंगे, ऐसे ध्यान में रखना। मॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, वो वाला मॉल अलग होता है ना, बहुत प्रकार के मॉल होते हैं, है ना। वैसे पूरा MOLE लिखा जाता है इसको, MOLE, लेकिन इसके प्रतीक रूप में इसको MOLE लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, MOL। अब देखो ये कौन से पदार्थ की मात्रा के बारे में बात कर रहा है, वो पदार्थ कोई भी क्या हो सकता है, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, कोई भी तत्व हो सकता है, उसकी मात्रा का जो आकलन है वो मोल में किया जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, उनकी मात्रा का आकलन किस में करेंगे अपन, मोल में करेंगे। अब देखो हुआ क्या था, ये सातों मूल मात्रक पढ़ने के बाद में अंतिम प्रकार की जो चीज निकल के आती है, अभी मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन वास्तव में कैसे पूछा जाता है। ये मापन सिस्टम बहुत बड़ा है ना। वैसे तो देखो, मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग जबरदस्ती किसी चीज को रटो। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज होती है उसमें मेजरमेंट सिस्टम बहुत लंबा चलता है। लंबा का मतलब क्या हो गया, बहुत प्रकार के मापक यंत्रों के बारे में भी बताया जाता है कि इस यंत्र से क्या मेजर कर सकते हो आप लोग। अभी मैं एक छोटा सा एज ए ट्रायल बताऊंगा आप लोगों को। तो लॉकडाउन बाद में जैसे ही अपना ऑफलाइन शुरू होगा फिर से, तब अपन इसको डिटेल्ड पढ़ेंगे और डिटेल्ड पढ़ेंगे कि आज तक के जितने भी आए हुए क्वेश्चन है या जिनके आने की संभावनाएं हैं, उन सब को अपन क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ध्यान में रख लोगे ना इतनी सी बात। देखो मेरे कहने का ये मतलब था क्या, कि मीटर उस पेरिस, फ्रांस के पेरिस नामक स्थान पर, उस पेरिस सिटी में, उस सेवरे या सेवरेस नामक स्थान पर एक कोई प्लेटिनम और इरिडियम की एक छड़ है। उस छड़ के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को 1 मीटर के इक्विवेलेंट माना गया है। आज भी रखी हुई है वो छड़, समझ रहे हो ना। लेकिन क्या हुआ देखो, 1983 में, 1983 में इस मीटर की जो परिभाषा है, इस मीटर की परिभाषा चेंज हो गई और ऐसा माना गया क्या, जैसे सपोज करो आपको मैं यदि ऐसे पूछूं लंबाई या दूरी, तो दूरी क्या होगा, 4 बटा समय। और समय कौन सा, जिसको प्रकाश क्या 1 सेकंड में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी जितनी है उसका भाग लगाओ तो अपने आप क्या आ जाएगी, कोई भी दूरी निकल के आ जाएगी, चाल निकल के आ जाएगी आप लोगों के लिए। समझ रहे हो ना बात को। तो 1983 में इसकी डेफिनेशन कुछ चेंज हो गई है, जिसको क्या, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के इक्विवेलेंट मानने लग गए हैं अपन। ऐसा बता दोगे ना आप लोग, बता पाओगे ना। ऐसे ही देखो, यदि आप लोगों को द्रव्यमान के लिए पूछे कि मैं किसको मानूं कि द्रव्यमान, कहने का मतलब वो 1 किलो है, तो जो प्लेटिनम और इरिडियम की जो मिश्र धातु है, उस मिश्र धातु का एक बेलन रखा गया है सेवरे या सेवरेस नामक स्थान पर पेरिस में। समझ रहे हो ना। और उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर माना गया है। कितना माना गया है, 1 किलोग्राम के बराबर माना गया है। या फिर यदि व्यवहारिकता के तौर पर यदि अपन ऐसा माने
वो जो बेलन काम में लिया गया उस बेलन की जो ऊंचाई और जो चौड़ाई है वो दोनों के दोनों कितना है, समान है, 39 mm। कितना, 39 मिलीमीटर इतना लंबाई चौड़ाई है उस प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु के किसकी, उस बेलन की। समझ रहे हो ना। व्यवहारिकता के तौर पर यदि आप लोगों को 1 किलोग्राम की कभी कोई डेफिनेशन पूछे तो उसको ऐसे बताना आप लोग क्या, कि 1 किलोग्राम वह हो गया जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1 लीटर पानी का जो आयतन होता है ना, पानी का जो भार होता है उसको आप लोग कितना मानोगे, 1 किलोग्राम मानोगे। अब देखो भैया यहां से एक नया विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अनुसार क्वेश्चन बन गया। क्या ये बात है अभी रिसेंटली 1 साल पहले मई 2019 में इस किलोग्राम की परिभाषा को चेंज कर दिया। समझ रहे हो ना। और मई 2019 की परिभाषा के अनुसार भारत सहित विश्व के 101 देशों ने मिलकर किलोग्राम की नई परिभाषा को जन्म दिया। नई परिभाषा को जन्म देने का मतलब है कि अब 1 किलोग्राम की जो गणना होगी वो 1 किलोग्राम की गणना, इस किलोग्राम की गणना इसके अनुसार होगी। अब किसके, प्लांक नियतांक, प्लांक्स कांस्टेंट नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्लांक नियतांक का नाम सुना है ना। यदि आप लोग देखो इस प्लांक नियतांक को h से डिनोटेट करा जाता है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इतनी होती है। ध्यान में रख लोगे। तो आज के बाद में जब कभी भी किलोग्राम की डेफिनेशन पूछे तो मई 2019 बाद में डेटा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो किलोग्राम की नई डेफिनेशन क्या बताएंगे अपन, ये बता देंगे, बता दोगे ना। अब देखो क्या, एक इसी विज्ञान में एक आइंस्टीन का और एक प्लांक का एक संबंध था, रिलेशन था, जिसको ऐसे दर्शाया जाता है E = hf। अब देखो भैया ये तो E है ना, ये जो E है ये तो ऊर्जा है, एनर्जी है, किसी भी प्रकार के क्वांटा की, किसी भी प्रकार की फोटोन एनर्जी या क्वांटा एनर्जी कह सकते हो इसको आप लोग। ये H है, ये H खुद प्लांक नियतांक है, प्लांक भाई साहब है ना। ये E वास्तव में आइंस्टीन के अनुसार इसको E लिया गया है और ये E वास्तव में किसका मान है, एनर्जी का मान है। और ये जो F है ये F किसी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का मान है, उस क्वांटा की, उस फोटोन की आवृत्ति का मान क्या ले लिया, F ले लिया। तो किलोग्राम की नई डेफिनेशन ध्यान में रख लोगे ना आप लोग। ऐसे ही देखो तीसरा मूल मात्रक है आप लोगों के पास में क्या, समय। और समय का मापन किस में कर रहे हो आप लोग, सेकंड में कर रहे हो ना। तो ये समय क्या है, सेकंड में मेजर करा जाता है। जैसे अपन ने इनका तीनों का लास्ट वाला वर्ड देखा था ना, एस सेकंड। तो समय की कैलकुलेशन किस में करी जाएगी, सेकंड में करी जाएगी। यदि आप लोगों को कोई ऐसे पूछ ले क्या कि भैया मुझे सेकंड की डेफिनेशन बताओ, तो जब द्वितीय इसका सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन का 1967 में, तब समय से लेकर ये डिसाइड किया गया था कि एक किसी भी एक सीजियम की, सीजियम 133, ये सीजियम 133 की परमाणु घड़ी में, इसका कोड है सीजियम 133 है ना। सीजियम 133 की जो परमाणु घड़ी है वो परमाणु घड़ी 1 सेकंड में जितने कंपन करती है, बहुत कंपन करती है, वो उन कंपनों की संख्या को अपन 1 सेकंड के बराबर मान रहे थे, है ना। तो यहां से आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछेगा वो सेकंड के रिगार्डिंग क्या पूछेगा, सीजियम। और सीजियम में क्या ध्यान में रखना है, सीजियम 133 है ना। इसको आधार मानकर 1 सेकंड की गणना करी गई है, ऐसा पूछा जाता है बहुत बार। आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो इनको भी आप लोग समय रहते हुए ध्यान में रखना। अब देखो विद्युत धारा का एम्पियर है ना। और यदि आप लोगों को एम्पियर के रिगार्डिंग यदि वो पूछेगा तो एम्पियर की पहले की जो परिभाषा थी वो परिभाषा बदलकर पहले की परिभाषा कुछ ऐसा हुआ करती थी कि 2 बिंदु के बीच में 1 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु है और उन दोनों बिंदुओं के बीच में 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उस वाले को अब हटा दिया गया है। तो मई 2019 के सम्मेलन के बाद में, महाअधिवेशन के बाद में इस एम्पियर की गणना मूल विद्युत आवेश के अनुसार होगी। किसके अनुसार होगी, मूल विद्युत आवेश, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्या बोल सकते हो इसको,
एलिमेंट्री इलेक्ट्रिकल चार्ज, और इसका अपन जो मेजरमेंट है ना, इस मूल विद्युत आवेश को कूलॉम में रिप्रेजेंट करा जाता है, कूलॉम, जानते हो ना। और एक कूलॉम का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻18। अब ये चार्ज डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल आप लोगों का क्या वो वाला इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, उस अनुसार क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन लिख दिया जाता है, समझ रहे हो ना। तो अब मई 2019 के महाधिवेशन के अनुसार, मापतोल के अंतरराष्ट्रीय मानक ब्यूरो के अनुसार, अब 1 एम्पियर की कैलकुलेशन किसको आधार मानकर करी जाएगी, मूल विद्युत आवेश को आधार मानकर करी जाएगी, ऐसा ध्यान में रख लोगे ना। ये था आप लोगों के किसी विद्युत धारा से संबंधित। अब देखो क्या परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट वाला है आप लोगों का केल्विन, तापमान, और तापमान का मेजरमेंट किस में करोगे आप लोग, केल्विन में। अब देखो भैया इस केल्विन की क्या कहानी है। पहले ऐसा कर लिया करते थे क्या कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर एक तो पानी वाष्प बनकर उड़ रहा है और एक पानी पिघल रहा है, समझ रहे हो ना। उन दोनों के तापों का अंतर करो और उस अंतर का 100वां भाग है ना केल्विन के बराबर मानो। लेकिन समय रहते हुए क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये केल्विन काम में नहीं लिया, ऐसी परिभाषा काम में नहीं ली, तो इसकी चेंज होगी क्या। उसके बाद में नई परिभाषा बनाई गई थी क्या कि 1 केल्विन वह तापमान होगा जो किसी जल के ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु, एक ऐसा नाम आएगा आप लोगों के, त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु जानते हो क्या क्या होता है, जल से रिलेटेड, केल्विन से रिलेटेड ट्रिपल पॉइंट जानते हो, जहां पर क्या हो, देखो क्या पानी तीनों अवस्थाओं में विद्यमान होता है ना। पानी नहीं बोल सकता मैं यहां पर, कहने का मतलब कोई लिक्विड तीनों अवस्थाओं में विद्यमान होता है, उस वाले बिंदु को बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु, है ना। तो मैं यदि पानी के लिए बोलूं तो पानी का त्रिक बिंदु तीनों अवस्था कौन सी, पानी यदि बर्फ रूप में रहे ठोस अवस्था, द्रव रूप में रहे, पानी में रहे तो द्रव अवस्था, और यदि भाप बनकर उड़े तो गैस अवस्था। जहां पर ऐसा ऐसा होता है उस वाले पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है, त्रिक बिंदु। तो दूसरी जो परिभाषा बनी थी ना वो त्रिक बिंदु के आधार पर बनी थी। पहली तो किस अनुसार बनी, उबलते हुए पानी के और पिघलते हुए पानी के अंतर के अनुसार बनाई, तापमान के अंतर के अनुसार। दूसरी परिभाषा त्रिक बिंदु को आधार मानकर बनाई गई थी। किसको आधार मानकर बनाई गई थी, त्रिक बिंदु को। लेकिन आजकल दोनों फेल हो गई। तो मई 2019 के ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज के बाद में इस तापमान का जो मापन है वो इसके अनुसार होगा। ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन नियतांक नाम सुना है ना। यदि किसी ने नहीं सुना तो सुन लेना, पूछेगा आप लोगों को नया डेटा क्या चेंज हुआ, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू, इसको कैसे डिनोटेट करा जाता है, विजिबल है, सब लोगों को दिख रहा है ना। 1.38 × 10⁻⁻23 जूल अपॉन केल्विन। ऐसा ऐसा आप लोगों को ध्यान में रखना है, हमेशा हमेशा के लिए रख लोगे। तो नई परिभाषा के अनुसार मई 2019 के महाअधिवेशन के अनुसार अब तापमान का मापन अपन किसको आधार मानकर करेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को आधार मानकर करेंगे। बता दोगे ना। नेक्स्ट यदि अपन मात्रा की बात करें तब आप लोगों के है ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का मापन किस में करा जाता है, कैंडेला कैंडेला कैंडेला, ऐसे ध्यान में रख लोगे ना। इस ज्योति तीव्रता की जो मापन है वो कैंडेला में करा जाता है, इतना ध्यान में रखना आप लोगों को, इससे रिलेटेड ये पूछेगा। और अंतिम जो है पदार्थ की मात्रा, ये मूल मात्रकों में कब जुड़ा, 1971 में। और पदार्थ की मात्रा के लिए क्या, मोल, क्या काम में लेंगे अपन, मोल, है ना। ये मोल किसी का भी हो सकता है। आप लोगों को ऐसे पूछेगा कि किसी कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन किसी भी रूप में विद्यमान है, तो उसकी अणुओं की मात्रा का आकलन किसमें करोगे आप लोग, तो एग्जाम में जवाब देना मोल। बहुत क्वेश्चन आए थे अब जो लास्ट 2-3 ईयर्स के जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं उनमें यहाँ से बहुत प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आप लोग ध्यान में रखना। देखो भैया यहां से 2 प्रकार के अब क्वेश्चन बढ़ेंगे आप लोगों के, क्या, इस पदार्थ की मात्रा का जो मापन मोल सबसे पहले डिसाइड किया गया था 1971 में, वो कार्बन 12 को आधार मानकर किया गया था। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना।
आया हुआ क्वेश्चन है। किसको आधार मानकर? कार्बन 12 को। अच्छा, कार्बन 12 के जो भी एलिमेंट थे, जो भी मॉलिक्यूल्स थे, जो भी अणु थे, उन अणुओं की में कार्बन के 0.012 किलोग्राम अणु की मात्रा का मापन 1 मोल के बराबर कर रहे थे अपन। कार्बन 12 के अणुओं का इतना द्रव्यमान लिया था 0.012 kg। 0.012 kg ये द्रव्यमान भी पूछ लिया जाता है इसका। तो मोल किसको आधार मानकर बनाया? कार्बन 12 को आधार मानकर बनाया, और उसके कार्बन 12 का द्रव्यमान कितना लिया था? उसके अणुओं का द्रव्यमान लिया था 0.012 kg। लेकिन मई 2019 के अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन की बैठक के अनुसार, महाअधिवेशन के अनुसार, आज के बाद में यदि आप लोगों को ऐसे पूछे कि पदार्थ की मात्रा के लिए इस पदार्थ की मात्रा का मापन मोल अब किस अनुसार किया जाएगा, तब आप लोग ऐसे बताना। मैं ऊपर मेंशन कर देता हूं, देखा इसका। अब पदार्थ की मात्रा का मापन 2019 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इसको आधार मानकर किया जाएगा। आवोगाद्रो नंबर, ये एवोगैड्रो साइंटिस्ट थे, उन्होंने आवोगाद्रो संख्या दी थी। याद है ना आप लोगों को? कुछ सुना हुआ सा नाम है ना? और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इकाई नहीं होगी, लेकिन इस आवोगाद्रो संख्या का जो मान होगा ना, वो ये होगा 6.023 × 10⁻23। ये ध्यान रखना आप लोग। इस पदार्थ की मात्रा से रिलेटेड 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो इस पदार्थ की मात्रा का मापन किसमें? मोल में करा जाता है। ये कब जोड़ा गया? 1971 में। किसको आधार मानकर बनाया है मोल? कार्बन 12 को। उसके परमाणुओं में उसके अवयवों की संख्या की, उसका द्रव्यमान कितना लिया गया? 0.012 किलोग्राम, है ना। नई ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2019 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अब पदार्थ की मात्रा का मापन अपन मोल किसको आधार मानकर? आवोगाद्रो संख्या के अनुसार करेंगे, है ना। और आवोगाद्रो संख्या का मान आवोगाद्रो साइंटिस्ट, आवोगाद्रो वैज्ञानिक के अनुसार इतना रखा गया है 6.023 × 10⁻23। इतना ध्यान में रख लोगे ना। ये मूल मात्रकों से संबंधित जो ताजा अपडेट थे वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी। ये तो था अपना एसआई पद्धति के अनुसार कितने 7 प्रकार के मूल मात्रक। फिर मैंने ऐसे कहा था आप लोगों को क्या कि 2 प्रकार के सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी काम में लिए जाते हैं, पूरक मात्रक भी काम में लिए जाते हैं, तो उनको भी अपन कर लेते हैं कवर। कैच कर पा रहे हो ना आप लोग? वेरी गुड, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। देखो भैया, देखो 2 प्रकार की सप्लीमेंट्री यूनिट्स की यदि अपन बात करें, पूरक मात्रक, और इनकी संख्या मैंने बताई थी आप लोगों को कितनी होती है? 2 होती है। पहले प्रकार की चीज देखो, ये जो पूरक मात्रक है ना, ये अपने कहीं ना कहीं एडवांस मैथ में काम आते होंगे। कैसे? देखो, यहां से बहुत अच्छी चीज आप लोगों को कैच करनी है। पहले प्रकार का जो है ना, उसको बोला जाता है प्लेन एंगल। प्लेन का मतलब हो गया क्या? समतल कोण। और दूसरी प्रकार का जो है ना, इसको बोला जाता है क्या? सॉलिड एंगल। इसको आप लोग घन कोण बोल दो, या फिर इसको ठोस कोण भी कहा जाता है। और इस प्लेन एंगल समतल कोण का मापन एसआई पद्धति के अनुसार, पूरक मूल मात्रकों के अनुसार किस में करा जाता है? रेडियन में करा जाता है। और इसका किस में करोगे? स्टेरेडियन में। किस में करोगे? स्टेरेडियन में। ऐसा ध्यान में रख लोगे ना आप लोग, रेडियन और स्टेरेडियन। कहानी क्या है? तो देखो, मेरे कहने से केवल इतना सा ध्यान में रखना। छोटी क्लासों में जब आप थे, 6 से लेकर 10 तक, ज़्यादा बड़ी क्लासों की बात नहीं कर रहा, तब आपके मैथमेटिक्स में 2 प्रकार की चीज़ें आती थी। क्या? आपने आज तक कभी नोटिस नहीं करा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या। 2 चैप्टर को आप पढ़ते थे मेंसुरेशन में, है ना, क्षेत्रमिति में पढ़ते थे ना, घन, घना, बेलन, आयतन, वृत्त, गोला, शंकु पढ़ते थे ना ऐसे। तो वृत्त और गोला 2 नाम आते थे आप लोगों के, आते थे ना। तो कहने का मतलब क्या, यदि मैं आप लोगों को ऐसे कहूं क्या कि भैया वृत्त बनाना, तो आप लोग खट बना दोगे ऐसे, ये लो जी बन गया वृत्त।
फिर मैं ऐसे कहूँ कि भैया गोला बनाना स्पेयर, ये सर्किल ये स्पेयर, गोला बनाना, ये लो साहब बन गया गोला। अरे भैया दोनों के दोनों गोलमाल रिटर्न बन गए। ये तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, यदि मैं ऐसे पूछना चाहूँ तो आता है ना दिमाग में क्वेश्चन। तो कहने का मतलब क्या, जब अंतर्राष्ट्रीय ये मेजरमेंट का जो सिस्टम बना था, वैसे उन लोगों के भी दिमाग में ऐसा कुछ आया होगा कि यार अपन वृत्त और गोले का सेम मेजरमेंट नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि वृत्त और गोला दोनों सेम होते तो अपन 2 बार क्यों पढ़ते हैं इनको, है ना। इनको अपन 2 बार नहीं पढ़ते ना, तो एक से ही काम चला लेते, क्यों फालतू में कचरा भरते दिमाग में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आज के बाद में इसे ध्यान में रखना, जब जब आप लोगों के समतल कोण की, कहने का क्या मतलब हुआ, समतल का क्या मतलब हुआ, मेरे कहने से ध्यान में रखना बेसिक तरीके से, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसको किसी समतल सतह पर रखकर उसके चारों ओर यदि आप किसी पेन से या मार्कर से या पेंसिल से यदि आकृति ड्रॉ करो तो वो आकृति हमेशा वृत्ताकार शेप में आएगी। उस वाले को अपन बोलेंगे प्लेन एंगल, समतल कोण। और ये जो होता है ना, ये वृत्त के केस में अप्लाई होता है। किसके केस में, वृत्त के केस में। दूसरा, यदि घन कोण की बात करें तो किसी भी समतल सतह पर रखने के बाद में, क्रिकेट खेलते हो बॉल होती है ना, उसको रख के आप एक ऐसा वृत्ताकार शेप का एक गोला बना लोगे क्या, नहीं बन पाएगा। तो उस प्रकार की चीज को बोला जाता है क्या, गोला। तो ये जो होता है घन कोण या ठोस कोण, ये गोले के केस में अप्लाई होता है। और इसका मापन किस में करा जाता है, स्टेरेडियन में करा जाता है। यदि आप लोगों को इससे भी एडवांस तरीका जानना है तो इस वृत्त की, इस रेडियन की कैलकुलेशन केवल 2D में होती है, 2 डायमेंशनल ओनली, 2 दिशीय, जानते हो ना, 2D 3D, है ना। और इस गोले की जो कैलकुलेशन होती है वो 3D, ये मेंसुरेशन में 2D और 3D के जैसे पढ़ा जाता है। मैथमेटिक्स की क्लास लेते हो आप, पता है ना आप लोगों को, है ना। या फिर ये 2D 3D कहीं ना कहीं पहले भी आया होगा आप लोगों के, याद करो क्या, मनुष्य की इंसानों द्वारा देखने पर एक आंख से देखोगे तो ओनली 150 डिग्री एंगल ही कवर कर पाओगे। इसलिए भगवान ने 2 आंखें दी है कि इतना इधर, मतलब कि इस कंधे की बराबर में और इस कंधे की बराबर में ऐसे नज़र घुमा के आप लोग देख पा सको। तो पूरा 180 डिग्री कवर कर लेते हो आप। और पिछला कितना बचा, फिर आपके किसी भी एक पॉइंट के अराउंड कितना एंगल होता है, टोटल 360 डिग्री। तो पीछे कितना बचा, 180 डिग्री बच गया। बच जाने तो पीछे से कोई भी वार करे भले, समझ रहे हो ना बात को। तो अपनी आंखें केवल किसी भी इमेज को देखती है, किसी भी प्रतिबिंब को जब देखती है तो उसकी आंखों के द्वारा केवल 2D इमेज बनती है। कौन सी, 2D। लेकिन इन आंखों का कहीं ना कहीं संपर्क अपनी खोपड़ी से भी होता है, मस्तिष्क से भी। ये मस्तिष्क अपना क्या कर देता है, उस 2D को 3D में कन्वर्ट कर देता है। तभी तो आप किसी भी इंसान को एक बार में देखते ही ऐसे बता देते हो उसके बारे में कि यार ये लगभग क्या इतना लंबा था, ये मोटा था या पतला था, चौड़ा था, क्या था, है ना, बता देते हो ना। तो ये इमेज का जो कन्वर्जन है वो मस्तिष्क बहुत अच्छे से कर देता है। समझ रहे हो बात को। ये 2 प्रकार के एंगल आप लोग ध्यान में रखना। अब आप सोचोगे क्या कि यार हमारे तो डिग्री आया करता था, कोण मापते थे, तब ये रेडियन स्टेरेडियन क्या आ गए। तो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री का कन्वर्जन आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था, मतलब इसको पाई की टर्म्स में चेंज करना है। समझ रहे हो ना बात को। कैसे, जैसे सपोज करो क्या आप लोगों को मैंने एक एंगल का मान दे दिया कि भैया 60 डिग्री, अभी 60 डिग्री में है ये, तो भैया इसको आप लोग क्या रेडियन के टर्म्स में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्वांटिटी ध्यान में रखना, ध्यान में रख लोगे ना, तब क्या होगा, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से काटो 3, तो ये क्या हो गया, पाई बाई 3। तो ये बन गया ना, अब रेडियन में हो गया ना कन्वर्ट। ऐसे ही आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो क्या, यदि आप लोगों को ऐसा ऐसा कुछ दे रखा है, ऐसा ऐसा कुछ दे रखा है कि मैं आपके पास में पाई बाई 3 कोई वैल्यू है और आपको कहेगा क्या कि यार इसे मुझे तो डिग्री का बताओ क्या होगा। तो आप लोग क्या करना, जो पाई बटे 180 कराता ना, इसका उल्टा कर देना आपकी बार। तो क्या करोगे, 180 बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 6 के 18 और 0, तो 60 डिग्री आ गया ना आप लोगों का आंसर। ऐसे कन्वर्जन हो जाता है, छोटी क्लासों में आपने बहुत अच्छे से कन्वर्ट करा होगा। अब देखो आज की अंतिम बात, अपन ने क्यों पढ़े इतने प्रकार के मेजरमेंट या मापन सिस्टम।
इतने प्रकार के मापन सिस्टमों को पढ़ने का अपना एक ही उद्देश्य था क्या, जैसे सपोज करो मैं एक छोटा सा ट्रायल बताता हूँ। हमारी ऑफलाइन क्लासेज में ये बहुत अच्छे से समझ भी पाओगे आप लोग और अच्छे से कैच भी कर लोगे। जब कोरोना लॉकडाउन के बाद में जब अनलॉक की सही प्रॉपर स्थिति आ जाएगी एजुकेशन के रिगार्डिंग, तब आप लोगों को बहुत अच्छा जो क्लास वर्क होता है वो भी करवाया जाएगा, अच्छे भले नोट्स भी तैयार कराए जाएंगे। देखो अपन क्यों पढ़ रहे थे, जैसे सपोज करो अपना जो पहला मूल मात्रक आया था ना, वो क्या आया था, लेंथ, लंबाई। अब देखो इस लंबाई से रिलेटेड आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो पहला और इम्पोर्टेंट क्या, अपने विज्ञान से रिलेटेड यदि मैं बात करूं क्या, कि सबसे पहले भैया मुझे ऐसे बताओ कि न्यूनतम लंबाई या दूरियों का क्या क्या सिस्टम चलता है विज्ञान में। तो मेरे कहने से आप 2-3 प्रकार की क्वांटिटीज ध्यान में रखना। एक तो आप लोगों के बार बार नाम आता है क्या, एक फर्मी या एक फर्मी मीटर, ऐसा न्यूनतम की बात करें, और एक फर्मी मीटर का मान होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। आप लोगों को वो इसमें नहीं देगा, बहुत बार आजकल ऐसा आ रहा है, तो मीटर वाली चीज को किस में देगा, सेंटीमीटर में। आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, 100 का मतलब कितना, 10⁻2। तो मीटर वाली चीज को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसको 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब जब ये बेस समान होता है तब तब ये घातें आपस में क्या कैंसिल आउट हो जाती है, तो सेंटीमीटर में कितना होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि घात माइनस में है। अच्छे से कैच करना, इसको कर लोगे ना। जितना एक फर्मी मीटर का मान होता है, अपन आगे इस धरती पर विद्यमान पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु और उस परमाणु के न्यूक्लियस नाभिक की अपन बातें करेंगे ना। एक नाभिक का आकार भी उतना ही होता है जितना एक फर्मी मीटर का होता है। रसायन विज्ञान में बताऊंगा मैं ये डिटेल, ध्यान में रख लोगे। तो 2 चीजों का मान बराबर करेंगे अपन आने वाले समय में, है ना। ऐसे इसलिए पढ़ा था इतनी देर मूल मात्रकों को। इसे यदि और थोड़ा सा आगे चले तो आप लोगों के आएगा क्या, कि भैया ऐसे बताओ क्या कि एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, तब आप लोग बता देना कि भैया 10⁻⁻10 मीटर में। अब बताओ डायरेक्टली बिना कोई पेन उठाए सेंटीमीटर में कितना करोगे, 2 घात कम कर देना, क्योंकि माइनस में है तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 10⁻8 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे कैच कर लोगे ना। अब ये एंगस्ट्रम क्यों आया अपनी लाइफ में, ये भैया इसलिए आया कि एक एंगस्ट्रम का मान जितना होता है ना, एक किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण परमाणु की साइज भी अपन इतनी लेंगे, कितनी लेंगे, 1 एंगस्ट्रम के बराबर। और 1 एंगस्ट्रम का मान कितना, 10⁻10 मीटर। सेंटीमीटर में यदि कोई पूछे तो कितना बताओगे, 10⁻8 सेंटीमीटर। ऐसा बता दोगे ना। ऐसे ही देखो क्या, ये तो न्यूनतम की बात होगी, न्यूनतम की बात हुई, मैं रफ कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना। यदि इसी लंबाई के रिगार्डिंग आप लोगों को यदि वो अधिकतम के लिए पूछेगा, तब आप लोगों को क्या बताना है। देखो यदि वो ऐसे पूछ ले कि भैया मुझे अधिकतम की बताओ क्या कहानी है, तो अधिकतम के लिए आप लोग मेरे कहने से ध्यान में रखना क्या, एक तो ये वाली चीज काम में ली जाती है, पारसेक। नाम सुना आप लोगों, ये इस संपूर्ण यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में विद्यमान 2 किन्हीं भी प्रकार के तारों या खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने की इकाई होती है ना, पारसेक। इस संपूर्ण वर्ल्ड में, पूरे संसार में दूरी मापने की, लंबाई मापने की सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी इकाई है, ध्यान में रख लोगे। फिर वो यदि ऐसे पूछ ले कि 1 पारसेक का मान बताओ, तब उसको ऐसे बता देना 3.08 × 10⁻16 मीटर, बता दोगे ना। इससे यदि अपन नीचे की बात करें तो आप लोगों के आएगा फिर क्या, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, बहुत बार पूछा जाता है प्रकाश वर्ष, है ना। तो उसको बता देना क्या, प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। इतना ध्यान में रख लोगे ना। इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है क्या, देखो 1 पारसेक का जो मान होता है वो लगभग 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा कौन हुआ, पारसेक हुआ ना। तो ऐसे ऐसे ध्यान में रख लेना, आप मोस्टली पूछा जाता है। ये एक मतलब अपन ने जो पढ़ा ना, लंबाई, द्रव्यमान वगैरह, ये सारी चीजें आपके अब कहीं ना कहीं डिटेल्ड काम आने वाली है, जिनको आज तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं, अब वो चीजें पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को, है ना। या फिर कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है, एक खगोलीय इकाई, ये नाम सुना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई, इसको ऐसे बोला जाता है, देखो 1 AU, ऐसा नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है ना। इसका मान होता है, खगोलीय इकाई का मान होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। इतना ध्यान में रख लोगे ना, 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये मेरे कहने का मतलब था कि
इन सारे के सारे मेजरमेंट मापन सिस्टम को आप लोगों को, जैसे मैंने एक लंबाई बताया ना, वैसे वैसे ये कुछ डेटा होते हैं, फिक्स निश्चित डेटा, जिनको आप लोगों को समय रहते हुए कवर करना है। मेरे कहने से आप लोग इसमें जो जो नया नाम आया है, जैसे पाउंड वगैरह आया है ना, तो किलोग्राम का पाउंड के साथ में और ग्राम के साथ में क्या रिलेशन होता है, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में आप लोग कमेंट बॉक्स में पक्का बताओगे। जो वीडियो को अंत तक देखेगा, और सभी प्रकार के वीडियो को कंप्लीटली देखा करो आप लोग। माँ सरस्वती की कसम है, यदि किसी ने कमेंट में आंसर मुझे नहीं बताया कि पाउंड का किलोग्राम और ग्राम के साथ में क्या रिलेशन होता है, मैं अधूरा समझूंगा, आप लोगों की मेहनत को ऐसे समझूंगा कि बेकार, बकवास। समझ रहे हो ना। बहुत अच्छी मुलाकात रही काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के साथ में। आप सभी लोग मेरे प्यारे प्यारे मित्रगण बढ़िया मस्त रहो, व्यस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लगे रहो। थैंक यू वेरी मच।